जब गोल्डन सर्कल की युवा मालकिन नहा रही थी, मैं चुपके से उसके बिस्तर में चादर के नीचे घुस गया। लेकिन मैंने ये सोचा भी नहीं था कि वह मुझे कोई ढीठ बदमाश समझ बैठेगी जिसने उसे अपवित्र करने की हिम्मत की हो। उसने तुरंत अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया कि उस पूरे गट्ठर को आदमी और कंबल समेत सीधे बाहर फेंक दें। मैं अभी खुद को समझाने के लिए बाहर निकलने ही वाला था कि अंगरक्षकों ने कंबल को जोर से खींचना शुरू कर दिया। मैं बिस्तर से लुढ़क कर सीधे जमीन पर जा गिरा। इसे बाहर फेंको और जल्दी करो। मैंने खुद को ऊपर खींचने के लिए बिस्तर के फ्रेम को पकड़ लिया। तुम मुझे बाहर फेंकने वाली थी? ठीक है, तो अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। जब मेंगजियो ने आखिरकार मेरा चेहरा साफ साफ देखा तो हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने तो लगभग अपने ही प्यारे महबूब को बाहर फेंक दिया था। एक गहरी सांस लेते हुए वह मेरी तरफ बढ़ी, मेरी सवालिया नजरों से नजरें मिलाते हुए और अपनी बाहें मेरे चारों ओर लपेट दी। अपना छोटा सा चेहरा कसकर मेरी छाती से सटा लिया। उसने बेडरूम में मौजूद दूसरों की तरफ मुड़कर कहा, सब लोग बाहर जाओ। बटलर झांग और अंगरक्षकों का पूरा दल तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। तो क्या तुम सच में अभी मुझे बाहर फेंकने वाली थी? मैंने सब कुछ सुन लिया था। मेंगजियो ने मेरी कमर पर हाथ फेरा। उसके गाल हल्के से गुलाबी हो गए। मुझे कैसे पता चलता कि वहां लेटे हुए तुम थे? तो इसका मतलब ज्यो ज्यो तो शुरू से ही मुझसे ऊबी हुई थी। तुम्हें मुझे बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। मेंगजियो ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, मेरी कमर से कसकर लिपट गई। किसने कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है? मुझे ठीक ठीक पता था कि वह क्या सोच रही थी। वह तो लगभग किसी पूर्वज की तरह मेरी पूजा करती थी। वह भला मुझे जाने कैसे दे सकती थी? भाई मुझे माफ कर दो, क्या इतना काफी नहीं है? वैसे भी तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मुझे ठीक ठीक पता था कि मेंगजियो के मन में क्या चल रहा था। आखिरकार मैं उससे इतनी नफरत करता था कि जानबूझकर उसके बेडरूम से दूर रहता था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि अभी अभी उसे इतना यकीन क्यों था कि उसके बिस्तर पर लेटा आदमी मैं नहीं हो सकता, क्योंकि यह कमरा ज्याओ ज्याओ की महक से भरा हुआ था। बेशक एक और भी ज्यादा जरूरी वजह थी, मैं उसके साथ सोना चाहता था। मेंग जियाओ बस वहीं खड़ी रही, अपनी जगह पर जम सी गई और बिना पलक झपकाए मेरी आंखों में देखती रही। जियाओ जियाओ, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? मेंग जियाओ एक पल के लिए ठिठक गई, फिर बड़ी मुश्किल से उसकी आवाज निकली, वापस अपने कमरे में जाओ और वहीं सो। हाँ? अगर तुम चेंग जब चाहो आ जा सकते हो और जहां चाहो सो सकते हो, तो क्या इससे ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी कोई इज्जत ही नहीं है? हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन उसका मुझे सच में बाहर निकालने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय वह चलकर मेरे पास आया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मैं घिसटता हुआ उसके पास गया, उसे देखने के लिए, और पूरी कोशिश की कि मेरा चेहरा बेचारा सा दिखे। लेकिन अगर मैं अकेला सोऊंगा तो मुझे बुरे सपने आएंगे। मेंग जियाओ आखिरकार मान गई। उसने मेरी तरफ एक हार सी मानती नजर से देखा, अलमारी से एक तकिया निकाला और उसे बिस्तर पर फेंक दिया। मैंने मन ही मन एक गहरी सांस ली। अपने पिछले जन्म में मैं अंधा था। मैं जबरदस्ती के प्यार का असली मतलब नहीं समझ पाया था। मैंने एक वफादार औरत को ठुकरा दिया था और एक सच्चे भाई के साथ विश्वासघात किया था। मेरी मौत के बाद ही मुझे सच्चाई का पता चला। मेंग सान वही औरत जिसे मैंने ठुकरा दिया था, मेरी कब्र के सामने घुटनों के बल बैठी थी और दिल चीर देने वाले दुख के साथ रो रही थी। शुक्र है मेरा पुनर्जन्म हुआ। अब मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, उस लड़की के साथ जो ठीक मेरे सामने खड़ी है। मैं जल्दी से बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही मेंग जियाओ बिस्तर पर चढ़ी, मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। मैं महसूस कर सकता था कि उसका शरीर पल भर में अकड़ गया और वह पूरी तरह से अविश्वास से भर गई। वह शायद सोच रही होगी, इस बार असल में उसने ही मुझे गले लगाया। यह किसी दूसरी औरत के लिए मिन्नत करने के लिए नहीं था और न ही वह मुझे छोड़कर जाने का कोई तमाशा कर रहा था। मैं महसूस कर सकता था कि वह अपना सिर उठाकर मेरी तरफ देख रही है, लेकिन मेरी चेतना पहले ही धुंधली पड़ने लगी थी और मेरी सांसें धीमी और स्थिर हो गईं। सहज वृत्ति से मैंने अपनी बाहों में मौजूद उस औरत पर अपनी पकड़ एक बार फिर कस ली। मेंग जियाओ के छोटे छोटे हाथ अभी भी मेरे कपड़ों के दामन को कसकर पकड़े हुए थे। जब वह एक लंबे पल तक मेरी तरफ देखती रही, जल्द ही मेरा शरीर कांपने लगा। मैं फिर से अपने ही अंतिम संस्कार का सपना देख रहा था, उस व्हीलचेयर वाली औरत का सपना जिसे मैंने ठुकरा दिया था। मेरा माथा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था, उसकी आंखें गहरे दुख से भरी हुई थीं। जब उसने हाथ बढ़ाया और कहा, चेंग डरो मत, मैं यही हूँ, उसका चुंबन मेरे होठों पर धीरे से उतरा। वह मेरे होठों के कोनों पर ठहर गया और एक अवर्णनीय शांति महसूस करते हुए मैं सो गया। अगली सुबह तड़के, इससे पहले कि मेंग जियाओ पूरी तरह से जाग भी पाती, मैं उठा और नौकरों को आदेश देने लगा, मेरे कमरे से सारा सामान उठाकर तीसरी मिस के कमरे में रख दो। अगर मैं अपनी पत्नी पर इतनी भक्ति से प्यार बरसाने वाला था तो हमें साथ ही सोना पड़ेगा। अलग अलग कमरों में सोने का क्या मतलब था? मेरी बातें सुनकर बटलर झांग के चेहरे पर गहरी घबराहट के भाव आ गए। मैं ठीक ठीक जानता था कि उसे किस बात की चिंता थी, कि कहीं मैं अनजाने में उनकी तीसरी मिस को कोई नुकसान न पहुंचा दूं। आखिर जब यंग मास्टर चेन सावधान रहते थे, तब भी वह अक्सर तीसरी मिस को अस्पताल पहुंचा देते थे। अगर मैं भावनाओं में बह गया तो कौन जाने किस तरह की तबाही मच जाएगी। इसके अलावा तीसरी मिस को पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं। वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थीं। पिछली बार जब उसे दौरा पड़ा था, वहां मौजूद अंगरक्षक या तो मारे गए थे या बुरी तरह घायल हो गए थे। पूरी तरह से बेबस दिखते हुए बटलर झांग जल्दी से शयन कक्ष की ओर भागा ताकि मेंग जियाओ को इस बारे में बता सके। वह औरत अभी अभी सोकर उठी थी, उसे अभी तक पूरी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन जब उसने सुना कि मैं ही वहां रहने आना चाहता हूं, तो उसने तुरंत कहा, अगर चेन यहाँ रहना चाहता है तो उसकी मदद करो। बस ये ध्यान रखना कि इस काम में उसके हाथों को चोट न लगे। चेन के साथ एक ही छत के नीचे रहने के ख्याल से ही मेंग जियाओ की खुशी साफ झलक रही थी। यह किसी ऐसे शिकारी जैसा था जिसने आखिरकार अपने शिकार का इंतजार किया हो और वह शिकार खुद चलकर जाल में फंस गया हो। वह तो खुद चलकर मेरे दरवाजे पर आ रहा है, उसने सोचा। बटलर झांग अभी बीच में आकर कुछ सावधानी बरतने की सलाह देने ही वाले थे कि उस औरत ने पक्के इरादे से कहा, चेन ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं घर में अकेला रह गया, यह सोचता हुआ कि आने वाले दिनों में मुझे आखिर करना क्या चाहिए। तभी लूचे का फोन आया। मैंने माथे पर बल डाले, मैंने फोन नहीं उठाया। रिसीवर से आ रही लूचे की आवाज में बेसब्री साफ झलक रही थी। एक ऐसा आदमी जो अपने नाम के बेटे से बात कर रहा था, उसकी आवाज में जरा भी फिक्र नहीं थी। चेन जल्दी करो और उसे वहां से निकालो, बिल्कुल सुरक्षित। बेचारा बेचारा ये भाई, न जाने अभी उसका क्या हाल होगा। यह सब उस मनहूस लिन चेन की गलती है। जिस प्यारे बेटे की वह हमेशा तारीफ करता रहता है, वह है लू यिबाई, लू परिवार की गद्दी का असली वारिस, और मैं
मैं तो बस लू परिवार का गोद लिया हुआ बेटा हूँ। गोद लिया हुआ बेटा, ये तो बस कहने की बात है। असल में मैं किसी नौकर से भी बदतर जिंदगी जीता हूँ। अभी कुछ ही महीने पहले जब लू परिवार का कारोबार ठप हो गया था तो उन्होंने सचमुच मुझे एक 80 साल की बुढ़िया को बेचने की कोशिश की थी। एक ऐसी औरत जो इंसानी गंदगी से अपनी तलवार की धार आजमाने के लिए बदनाम थी, और यह सब सिर्फ कुछ पैसों के लिए किया गया था। मेंग जियाओ ही मुझे वापस हाफ माउंटेन विला ले आई थी। उसने मुझसे जिद की थी कि मैं लू येबाई को बचाऊं। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन कितनी अफसोस की बात है, तीसरी मिस मेरी बात सुनती ही नहीं। अब मैं भला क्या करूं? अपने पिछले जन्म में यह लू येबाई ही था जिसने एक कार दुर्घटना की साजिश रची थी और खुद मेरी जान ली थी, और अब वह चाहती है कि मैं ही उसे बचाऊं। इससे तो बेहतर है कि मैं उसे अभी मरते हुए देख लूं। लाइन के दूसरी तरफ से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। लिन चेन, सवाल पूछना बंद करो। येबाई घर इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं यह कैसे भूल सकता हूँ? यह लू येबाई ही था जिसने सबसे पहले मुझे फंसाया था। उसने मेंग जियाओ को चोट पहुंचाई और फिर हमदर्दी का नाटक करते हुए उसने मुझे भागने में मदद की, सिर्फ इसलिए ताकि मेंग जियाओ हमें पकड़ ले और घसीट कर वापस ले आए। मेंग जियाओ गुस्से से आग बबूला हो गई थी। उसने तुरंत लू येबाई और उस कुलटा जियांग जियांग दोनों को पकड़ लिया और उन पर बेरहमी से जुल्म ढाए। ओ लिन चेन, तुम्हें किसी भी तरह येबाई को घर वापस लाना होगा, और वह भी जल्दी। उस हुक्म चलाने वाले रौबदार लहजे को सुनकर मैं व्यंग्य से हंस पड़ा। अगर उसने मौत को गले लगाने की ठान ही ली है तो अब कोई भी, बिल्कुल कोई भी उसे नहीं बचा सकता। तुम एहसान फरामोश पत्थर दिल कमीने। मैंने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। मेरे होठों के कोनों पर एक कुटिल मुस्कान तैर रही थी। मैं लू येबाई को कभी नहीं बख्शूंगा। मैं पूरे लू परिवार से इसका खून का बदला लूंगा। क्या वह आदमी लिन चेन, वह तुम्हारे साथ एक कमरा शेयर करना चाहता है? नामुमकिन, बिल्कुल नहीं। तीसरी बहन, तुम उस आदमी के झूठ के झांसे में बिल्कुल मत आना। वह यह बात 100% सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए कह रहा है। मेंग जियाओ की नजरें और भी ज्यादा गहरी और डरावनी होती गईं। तीसरी बहन, खुद को धोखे में रखना बंद करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि उस आदमी लिन चेन के पास कितनी चालें और हथकंडे हैं। गुन यानियन यह बात अच्छी तरह जानती थी। 3 महीने पहले लिंग चेन ने खिड़की से चढ़कर भागने की कोशिश की थी, लेकिन वह पकड़ा गया और उसे घसीटकर वापस ले आया गया, और इस दौरान उसने चाकू से जाओ जाओ के हाथ पर वार भी कर दिया था। फिर अभी 1 महीना पहले ही लिंग चेन ने एक चूहा पकड़ा और उसे सीधे जाओ जाओ के बेडरूम के अंदर छोड़ दिया। वह आदमी लिंग चेन, जितने महीने वह यहाँ रहा, मेंग जियाओ ने उसके साथ हद से ज्यादा नरमी और लाड़ प्यार से पेश आई। चाहे लिंग चेन उसे कितना भी दुख पहुंचाए, वह कभी भी किसी भी हाल में किसी और को उस पर उंगली उठाने की इजाजत नहीं देती थी। यहाँ तक कि उस बार जब वह लिंग चेन से इतनी नाराज हो गई थी कि उसकी तबीयत ही बिगड़ गई थी, तब भी उसकी सबसे पहली सोच उस आदमी को बचाने की ही थी। गुन यानियन यह बात बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। आखिर लिंग चेन जैसा आदमी तीसरी मिस की इतनी असाधारण मेहरबानी का हकदार कैसे हो सकता है? तीसरी बहन, वह फिर से वही पुराने हथकंडे अपना रही है। तुम्हें बहकाने के लिए अपनी खूबसूरती की तलवार चला रही है। जिस पल तुम उसके जाल में फंसी, मैं गारंटी देती हूँ कि वह तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देगी। लेकिन मेंग जियाओ बस चुपचाप बैठी रही। चुप रहो। गुन यानियन कुछ और कहने ही वाली थी कि मेंग जियाओ ने उसे ऐसी तीखी नजर से घूरा कि वह नजर इतनी तेज थी कि काट सकती थी। अगर तुमने एक भी शब्द और कहा तो तुम अपना सामान बांधो और अफ्रीका जाकर डॉक्टर का काम करो। आह, चेन के मन में चाहे कोई भी छिपी हुई मंशा क्यों ना हो, जब तक वह मेरे करीब रहने को तैयार है, मैं उसे पूरी दुनिया दे दूंगी। वापस हाफ माउंटेन विला में मैं आंगन में अकेला बैठा था। मेरा दिमाग विचारों के जाल में उलझा हुआ था। मैं पूरे दिन इंतजार करता रहा, लेकिन मुझे जाओ जाओ की एक झलक भी नहीं मिली। अब और सब्र न कर पाने पर मैंने बटलर झांक से पूछा, तीसरी मिस ठीक कब वापस आ रही हैं? तीसरी मिस अपना काम खत्म होते ही वापस आ जाएंगी। यह एक अस्पष्ट और टाल मटोल वाला जवाब आया। यह सुनकर मैंने विला के बाहर तैनात अंगरक्षकों पर एक नजर डाली। बस मुट्ठी भर लोग, वे मुझे यहाँ कैद करके नहीं रख सकते थे। अगर मैं जाना चाहता तो किसी भी पल बाहर निकल सकता था। पहले न जाने का एकमात्र कारण मेरा यह डर था कि एक बार मैं चला गया तो मेंग जियो लू परिवार से बदला लेगी। लेकिन सच कहूं तो मेरे लड़ने के हुनर को देखते हुए वे 10 बॉडीगार्ड मिलकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाते। मैंने कुछ सेकंड तक मुख्य द्वार की ओर घूरा। एक गाड़ी धीरे धीरे अंदर आई और उस गाड़ी से एक जानी पहचानी परछाई बाहर निकली। मेरा चेहरा तुरंत एक चौड़ी मुस्कान से खिल उठा और मैं तेजी से उसकी ओर बढ़ा। इससे पहले कि मेंग जियो कोई प्रतिक्रिया दे पाती, मैंने अपना हाथ बढ़ाया और एक स्थिर आत्मविश्वास भरे अंदाज में अपनी बांह उसकी कमर के चारों ओर लपेट दी। मैंने एक पल के लिए नीचे की ओर देखा और पाया कि उसके गालों पर हल्की सी लाली छाने लगी थी। चेन ने सच में मुझे गले लगाया और उसने यह अपनी मर्जी से किया। इससे मुझे उस रात की याद आ गई। उस रात जब मेंग जियो बेडरूम में वापस आई, मैं एक बुरे सपने के चंगुल में फंसा हुआ था। सपने में वह एक तूफानी बारिश से भीगी रात थी। बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। एक ठंडे सुनसान कब्रिस्तान में मेंग जियो मेरी समाधि के सामने दुख से घुटनों के बल बैठी थी। सपने के भीतर मैं एक जबरदस्त दहशत से घिरा हुआ था। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेंग जियो ठीक मेरे बिस्तर के पास खड़ी है और मुझे देख रही है। उसकी नजरें ठंडी और तीखी थीं। उसकी उंगलियों के सिरे कांप रहे थे और उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान थी। मैं अचानक डर के मारे चौंक कर जाग गया। जिस पल मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने मेंग जियो को देखा। बिना एक पल भी सोचे मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उससे ऐसे लिपट गया जैसे वह मेरी जीवन रेखा हो। उसे कसकर अपनी पूरी ताकत से थामे हुए मेंग जियो का शरीर तुरंत अकड़ गया। फिर हिचकिचाते हुए उसने भी मुझे गले लगा लिया। मैंने एक सपना देखा था, एक सचमुच बहुत डरावना सपना। जो प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना। चेंग, डरो मत। भले ही मुझे सब कुछ दांव पर लगाना पड़े, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगी। मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेंग जियो ने धीरे से मेरी पीठ थपथपाई, मुझे सुकून और आराम देते हुए। फिर उसने सावधानी से मेरे चारों ओर चादर ओढ़ा दी। मैंने ऊपर उसकी तरफ देखा और एक दयनीय बेबस सा चेहरा बनाया। मुझे अकेले सोने से डर लगता है, तो फिर मैं कल तुम्हारे लिए एक साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक को बुला लूंगी। मैं तुरंत ही चुप हो गया। क्या सोते समय बस मुझे तुम्हें पकड़कर सोने देना इतना मुश्किल है? वह सच में लकड़ी के लट्ठे जैसी है। मेरे चेहरे पर झुंझलाहट देखकर भी मेंग जियो को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने क्या गलत कह दिया है। वह बस सावधानी से पूछ सकी, तो फिर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं और थोड़ी देर तुम्हारा साथ दूं, क्या यह ठीक रहेगा? मैंने उसे बुकशेल्फ से एक किताब निकालते हुए देखा। शुरुआत तो काफी सामान्य थी, बस ऐतिहासिक किस्सों का एक संग्रह। लेकिन कहीं बीच में मैं ठीक नहीं कह सकता कि कब
कहानियों का अंदाज अचानक बदल गया। बहुत बहुत समय पहले एक सीधा साधा दयालु विद्वान रहता था। वह बाहरी दुनिया की बुराइयों से पूरी तरह अनजान था। अपनी पत्नी की गंभीर चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह आखिरकार एक मोहक लोमड़ी आत्मा का शिकार बन गया और उसके पैर चुरा लिए गए। मैं पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। यह किस तरह का ऐतिहासिक किस्सा था? फिर मुझे बात समझ में आई। मेंग जियाओ यह जानबूझकर कर रही थी। वह भागने के किसी भी विचार को शुरू में ही खत्म कर देना चाहती थी। वह बस यह पक्का करना चाहती थी कि मैं समझ जाऊं, यहां से जाने के बारे में सोचना भी मत था। कभी नहीं। अगर बात नहीं मानी तो तुम्हारे पैर चले जाएंगे। मैंने बहुत सुन लिया। मैंने बहुत सुन लिया। मैं सोने जा रहा हूं। अगर मैंने ऐसी और कहानियां सुनी तो मुझे पक्का कोई गंभीर मानसिक आघात, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा पहुंच जाएगा। मैंने जोर से कंबल अपने ऊपर खींच लिया और उसके नीचे अपना सिर छिपा लिया। अगर मैंने ऐसी और कहानियां सुनी तो मुझे पक्का कोई गंभीर मानसिक आघात पहुंच जाएगा। अगले दिन मैं लिविंग रूम में खाली बैठा रहा। बोरियत से मेरा दिमाग सुन्न हो गया था और मेरे विचार बिना किसी दिशा के भटक रहे थे। मैं लिविंग रूम में उदास होकर बैठा था। मेरा मन इधर उधर भटक रहा था। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, भाई आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैंने ऊपर देखा। मैंने ऊपर देखा तो लू ये बाई विला में तेजी से अंदर आया और सीधे मेरी तरफ भागा। जैसे ही मैंने उसे अपनी तरफ भागते हुए देखा, मेरी नजरें तुरंत ठंडी और बेपरवाह हो गईं। आखिरकार हम मिल ही गए। लू ये बाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया और रोते हुए अपनी सारी शिकायतें बताने लगा। मैंने पहले तुम्हें भागने में मदद की थी, लेकिन मैं खुद ही तीसरी मिस के लोगों के हाथों पकड़ा गया और मुझे कालकोठरी में डाल दिया गया। मेंग जियाओ एक राक्षस है। उसने न सिर्फ मुझे कैद किया, बल्कि उसने लोगों को भेजकर बहन जियांग जियांग को बेरहमी से पिटवाया भी। वह एक खून की प्यासी नागिन है। ऐसी कोई क्रूरता नहीं है जो वह न कर सकती हो। जैसे ही मैं लू ये बाई की बातें अपने कानों में सुनता रहा, मैंने उस पर तिरछी नजर डाली। लू ये बाई ने मेरी उस नजर को मेंग जियाओ के प्रति नफरत समझ लिया। इसलिए उसने मुझे भड़काने की अपनी कोशिशें और तेज कर दी। भाई तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, बहन जियांग जियांग को इतना सताया गया है कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया है। मेंग जियाओ बिल्कुल बेरहम है। भाई तुम्हें किसी भी तरह बहन जियांग जियांग को बचाना ही होगा। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी, हालांकि मेरे चेहरे पर जरा भी जल्दबाजी या चिंता के भाव नहीं थे। वह अभी तक मरी क्यों नहीं? लू ये बाई वहीं का वहीं जम गया। तुम क्या कह रहे हो? हम बहन जियांग जियांग के बारे में बात कर रहे हैं। जब वह कालकोठरी में कैद है तो तुम चुपचाप खड़े होकर यह सब कैसे देख सकते हो? मैंने उसकी तरफ सोच विचार करते हुए देखा। तुम सही कह रहे हो। मैं यकीनन ऐसा नहीं कर सकता। मैं उस कमीने को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। सिर्फ कैद करना काफी नहीं होगा। ठीक उसी पल कमरे के ठीक बाहर गु नियान नियान ने मेंग जियाओ का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। तीसरी बहन देखो, लिंग चेन ने आखिरकार अपना असली रंग दिखा ही दिया। जहां वे दोनों खड़े थे वहां से उन्हें लिविंग रूम में चल रहे घटनाक्रम का एकदम साफ नजारा दिखाई दे रहा था।